जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अख्तर हसन रिजवी साहब और उनकी अहलिया और एजुकेशन ट्रस्ट की सरबरा और दूसरे मामलात में जो है रिजवी साहब का हाथ बटाने वाली रुबीना, एडवोकेट रुबीना से बात करेंगे हम। जिस तरह से यानी ये हालात है, मंजरनामा है इसराइल और फ़िलिस्तीन के माबैन जो है वो जंग का माहौल चल रहा है और आलमी मंजरनामे में ये बताया जा रहा है कि पूरे जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ जो है वो दुनिया बढ़ रही है और ऐसे में जो है इसराइल की जो है बमबारी हो रही है, फ़िलिस्तीनी जो है वो तबाह हो रहे हैं और मस्जिद अक्सा के मामले में लेकर ये मसले को पूरी तरीके से उलझाया गया है। जिस तरह से मस्जिद अक्सा पर मुसलमानों का हमेशा से कब्ज़ा रहा है और अब जो है वो इसराइल अपने नापाक पंजे मस्जिद अक्सा की तरफ गाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे हालात में जो जंगी हालात पैदा हुए, इस पर अख्तर हसन रिजवी साहब जानना चाहेंगे कि क्या कहना है आपका, क्या आलमी मंजरनामा है पूरा? इसराइल और फ़लस्तीन का जो मामला है, इसकी तारीख़ और इसका वजूद जानना आवाम को ज़रूरी है कि इसराइल क्या है और क्या था। इसराइल कोई इंडिपेंडेंट मुल्क नहीं था। जूज़ ने कुछ ज़मीनें परचेज़ की अरब से और अरब्स को ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि इनके इरादे क्या हैं, ये इतनी ज़मीनें जो ख़रीदते चले जा रहे हैं। जब ये काफ़ी हिस्से पर काबिज़ हो गए और इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की तो इनको पूरा सपोर्ट था यूरोपियन कंट्रीज़ का, जिसमें ब्रिटेन और 29 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं अभी, और अमेरिका का। तो इनके सपोर्ट से ये इसराइल जो है अरबों से इन्होंने ज़मीनें पहले ली। अब जब ये एहसास हुआ कि अब तो ये एक हुकूमत कायम करना चाह रहे हैं, तो 1967 के अंदर फिर वॉर हुई पहली, जो इसराइल और फ़लस्तीन की। ये सारी ज़मीनें फ़लस्तीन की हैं। उस वॉर के अंदर फ़लस्तीन का साथ दिया जॉर्डन ने, इजिप्ट ने और सीरिया ने। इन्होंने मिल के और जो है वो फ़लस्तीन की मदद की। और लेकिन इसराइल की तरफ से सारे हथियार, सारे आर्म्स, सारी टेक्नोलॉजी जो थी वो यूरोपियंस की थी, यूरोपियन कंट्रीज़ की थी, ख़ास तौर से ब्रिटेन, और सबसे ज़्यादा अमेरिकन्स की। तो 67 की वॉर भी जो हुई उसमें जो पायलट्स और जो वॉरियर्स थे जो लड़ रहे थे इसराइल की तरफ से, वो अमेरिकन्स थे, ब्रिटेन्स थे और यूरोपियंस थे, कुछ कंट्रीज़। क्योंकि इसराइल उस वक्त टेक्नोलॉजिकली भी कोई मजबूत नहीं था, आर्म्स और एम्यूनिशंस भी उनके पास अपने नहीं थे। तो ये इन लोगों की मदद से जूस को वहाँ पर सेटअप करना था। आज भी जूस के हाथों में पूरा मीडिया है वर्ल्ड का। आपके पास जो न्यूज़ है वो जूस जो आपको देंगे वो आपके पास न्यूज़ है, जिस तरीके से देंगे वो है। और आर्म्स का जो बिज़नेस है सबसे बड़ा, जो बहुत ही पेइंग है और जिसकी वजह से अमेरिका आज एक रिच मुल्क माना जाता है, क्योंकि उनके पास जो आर्म्स की टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, टैंक्स हैं, गन्स हैं और दूसरी जो हथियार वॉर की होती है वो सब जो है अमेरिका में उसकी फैक्ट्रीज़ हैं और ब्रिटेन में उनकी फैक्ट्रीज़ हैं। वो अपना माल बेचते हैं और ख़रीदने वालों को कोई टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो वो कीमत भी नहीं समझ सकते कि ये जिस कीमत में बेच रहे हैं इसकी कीमत से सही है कि हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये जो 67 की वॉर हुई, इसमें जो इजिप्ट और जॉर्डन और सीरिया मिल के जो है फ़लस्तीन की तरफ से, क्योंकि फ़लस्तीन के पास तो कुछ भी नहीं था,
वो तो बिल्कुल एक यानी उसके पास तो खुद की फौज भी नहीं है। फौज, उसकी अपनी फौज नहीं, आर्म्स नहीं, कुछ नहीं, वो एक अरब टेरिटरी थी। तो 67 की वॉर में चूंकि अमेरिका और अमेरिकन वॉरियर्स लड़ रहे थे, ये इसराइली नहीं थे, तो जाहिर है कि इसराइल की तरफ से जीत हुई और बहुत बड़ा हिस्सा सिनाई डेजर्ट का, इजिप्ट का इसराइल के कब्ज़े में आ गया, जॉर्डन का बहुत बड़ा हिस्सा उसके कब्ज़े में आ गया इसराइल के, सीरिया का गोलन हाइट्स जो आज भी है वो उस वक्त उनके कब्ज़े में आ गया, जो मिलिट्री के हिसाब से बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। तो 67 के अंदर जो कब्ज़े में इसराइल आया वो सारी ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और फ़लस्तीन की है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि 67 की वॉर में जितनी ज़मीनें इसराइल ने ज़बरदस्ती ली हैं, ऑक्यूपाई की हैं, वो वापस हो। लेकिन इसराइल वर्ल्ड की, यूनाइटेड नेशंस की कोई बात मानने को तैयार नहीं है और वो कोई रेजोल्यूशन मानने को तैयार नहीं है, वो काबिज़ रहा। दो मुल्कों ने उसमें, इजिप्ट ने और जॉर्डन ने, इसराइल से अपने मकसद के लिए हाथ मिला लिया। इजिप्ट को सिनाई डेजर्ट चाहिए था जो बहुत बड़ी टेरिटरी थी, और जॉर्डन को अपनी ज़मीनें चाहिए था। लेकिन अगर किसी ने नहीं उससे हाथ मिलाया तो वो सीरिया था, और आज तक सीरिया के ख़िलाफ़ जो है इसराइल की पूरी मुहिम चल रही है। जैसे कि हम आपको बता दें कि जिस तरह से अभी जंग के हालात है, फ़िलिस्तीन का खुल करके हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया और ये बताया कि ये दहशतगर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कत्ल व गारतगिरी फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ जो है वो इसराइल ने शुरू की थी, तो हिंदुस्तान का जो रोल रहा है वो ताल्लुकात फ़िलिस्तीन से हमेशा से हमवार रहे हैं, हमारे ताल्लुकात इस्तवार रहे हैं, और गांधी जी से लेकर यासिर अरफात तक जो है वो दोनों में दोस्ती रही है, और फ़िलिस्तीन जो है वो हिंदुस्तान को हमेशा से सपोर्ट रहा है। तो ऐसे में जो अब जो आलमी मंजरनामा है इसमें क्या क्या रहेगा? चूँकि इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस लड़ाई का एक बैकग्राउंड और उसकी क्या जड़ थी वो बताना ज़रूरी था जी, इसलिए मैंने ये कुछ बातें बताई। 1948 में फिर दूसरी एक जंग हुई जी, वो 1948 के अंदर इन्होंने गाज़ा स्ट्रिप और ईस्टर्न और जेरूसलम को ले लिया। जेरूसलम में ही मस्जिद अक्सा है, तो कब्ज़ा जो जेरूसलम में हो गया और गाज़ा स्ट्रिप में हो गया पूरा, वहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड के जूस को बुलवा के और सेटल करवाना चाहा। कब्ज़ा की हुई ज़मीन के ऊपर इन्होंने मकानात बनाना शुरू किए और अरबों को मार मार के भगाना शुरू किया। तो फ़लस्तीन के पास ना अपनी आर्मी थी, ना अपने वेपन से, ना कुछ थे। पूरे वर्ल्ड ने सपोर्ट किया, जिसमें इंडिया भी साथ में है फ़लस्तीन के। इंडिया का भी ये सपोर्ट रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक डिप्लोमेसी है कि जिसके अंदर कोई मुल्क किसी के लिए लड़ता नहीं है, जैसे ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका लड़ता है इसराइल के लिए, कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको वीटो पावर है कि अगर एक कंट्री ने भी नहीं कहा रेजोल्यूशन के लिए तो फिर वो रेजोल्यूशन माना नहीं जाएगा। और वो वीटो पावर हमेशा अमेरिका ने इसराइल के ख़िलाफ़ किया कि इसराइल के ख़िलाफ़ ये रेजोल्यूशन भी हो रहा था, उसके अगेंस्ट सैंक्शन करो, उससे कोई डील न करो, उससे कोई बिज़नेस न करो, और उसको वार्निंग कंटिन्यू दी जाए कि वो ज़मीनें वापस की जाए। तो इंडिया ने भी वही चीज़ अपने दूसरे मुल्कों के जैसा इंडिया ने भी फ़लस्तीन को सपोर्ट किया शुरू से और अभी तक कर रहा है। लेकिन ये डिप्लोमेसी है कि आप मुँह ज़बानी बात कर रहे हैं, आप किसी तरह का प्रेशर नहीं ला सकते कि आप उनके साथ ताल्लुकात तोड़ लें। ऑन द कॉन्ट्री 2014 में जब बीजेपी हुकूमत आई तो इन्होंने तो इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लिया।
जो इसके पहले 70 साल कांग्रेस ने कभी रिकग्नाइज नहीं किया था बिल्कुल। इसराइल को। तो ये तो तुम्हारी मुँह ज़बानी सिर्फ एक डिप्लोमेसी है कि अच्छा भाई दो लोगों में लड़ाई हो रही है तो बच्चा सुलह कर लो। जी तो ये बात तो सारे मुल्क कर रहे हैं, जी लेकिन उस बात को भी अमेरिका ये कह रहा है कि तुम लोग आपस में अगर सुलह करना चाहो तो मेरे पास आना। ये वार्निंग नहीं दे रहा है, प्रेशर नहीं डाल रहा है इसराइल, क्योंकि सिर्फ अमेरिका के ज़ोर पे इसराइल आज इतना उछल रहा है। उसको ये प्रेशर अमेरिका नहीं डाल रहा है कि तुम इसको बंद करो, लेकिन वो एक डिप्लोमेटिक अंदाज के अंदर 3 दफ़ा रेजोल्यूशन, जॉइंट रेजोल्यूशन हुआ अभी इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर के इसराइल के ख़िलाफ़ पूरा यूनाइटेड नेशंस के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो उसके अगेंस्ट सैंक्शंस करें, मतलब उसका बायकॉट हो जी हर हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन थर्ड टाइम 3 दफ़े अमेरिका ने ही वीटो निकाला और उसने वीटो पावर यूज़ करके ये जॉइंट रेजोल्यूशन पास होने अभी तक नहीं दिया। रिजवी साहब, जो ये इस पूरे झगड़े हालात की जो पूरी वजह अभी इस वक्त है, हैं- जी जो अब ये मामला बढ़ा है जी जी वो मामला 2 वजह से बढ़ा है। बताइए। एक तो ये है कि इसराइल का जो पूरा कब्ज़ा जेरूसलम पे है, जी बिल्कुल गाज़ा स्ट्रिप पे है, और इन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ बसाया है। बिल्कुल। तो अरब्स तो वहाँ के पुराने बाशिंदे थे, अरब्स को तुम ज़बरदस्ती वहाँ से हटा नहीं सकते, उनके मकान जो है तोड़ नहीं सकते। तो इस्राएली कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि इसराइली जो है वो जेरूसलम में गाज़ा स्ट्रिप के अंदर अरब्स को हटा सकते हैं, उनको घरों से निकाल सकते हैं, और वहाँ सिर्फ जो है इसराइली रहेंगे और बहुत ही थोड़े अरब्स को वहाँ पर रहने का राइट रहेगा। तो ये एक तो बहुत बड़ा वाक़या ऐसा हो गया कि फिर जैसे कि तुम कितने लाखों लोगों को बेघर कर रहे हो। जी ये लड़ाई की ये एक शुरुआत। जी दूसरे ये कि ईद के दिन जी मस्जिद अक्सा में तुमने जाके नमाज होने नहीं दिया। जी अरबों को मस्जिद अक्सा में जाने से रोका इस्राएली पुलिस ने। तो वहाँ पर फिर ये लड़ाई शुरू हुई, रेजिस्टेंस हुआ, लोग यूनाइट हुए, अरब्स यूनाइट हुए और सब लोग मिलकर रैलीज निकाले, और ये है झगड़े की शुरुआत। जी इस चीज़ को कि मस्जिद अक्सा पे तुम जुल्म में मुसलमानों को अंदर जाने से जुल्म कर रहे हो, जी और तुम अरबों को कोर्ट के ऑर्डर से ज़बरदस्ती जो है निकाल रहे हो वहाँ से। बेदखल कर रहे हैं। इस वजह से इसने हमस ने जी जो अभी जो पैलेस्टीन का हिस्सा है जी उस पर हमस पार्टी की हुकूमत है, बिल्कुल। जिस पे मोहम्मद अब्बास जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिसके। जी तो उन लोगों ने जो है फिर रॉकेट्स फायर किए, इसलिए कि जो लोकल अरब्स हैं उनके पास ना आर्म्स है, ना झगड़े की ताकत है, ना क्या करेंगे, सड़कों पर रैली करेंगे, चिल्लाएंगे, खामोश हो जाएंगे, तो बहुत बेबस थे। तो इन्होंने जो है वो अटैक शुरू किया। इसके पहले भी 2008 में, 2012 में, 2014 में हमस की और इसराइल की इस तरह से लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। तो हमस इस वक्त जो है अपने आप को आर्म्स में ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे मुल्कों की मदद ले रहा है। जी तो इन्होंने रॉकेट्स फायर किए। तो ये रॉकेट्स के जवाब में फिर इसराइल ने जो है बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया, ख़ास तौर से सिविलियन टेरिटरीज़ में। बिल्कुल। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक थी जिसके अंदर अल जज़ीरा और बड़े बड़े दूसरे मीडिया हाउसेस थे जो उसमें उसको भी थे। निशाना बनाया गया। तो उसको निशाना बनाया इस एक्सक्यूज़ से, क्योंकि अल जज़ीरा उसको सपोर्ट नहीं करता, दूसरे जो है मीडिया जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते इसराइल को। जी तो उनको सबको ख़त्म करने के लिए एक बहाना ये बनाया कि चूँकि हमस का भी वो सेंटर है,
इसलिए उसके खिलाफ हमने जो है बम्बार्डमेंट किया और सिविलियंस के ऊपर बाकायदा कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट करते चले जा रहे हैं कि अभी तक रिपोर्ट में तो कुछ 250 के करीब है, कम से कम 500 के ऊपर लोग सिविलियंस मरे, जिसमें बच्चे और औरतें ज़्यादा हैं। अच्छा, बच्चे और औरतों की ज़्यादा होने की वजह क्या है कि उनका बम्बार्डमेंट मिडनाइट के बाद शुरू होता है, जब घर में पूरी फैमिली रहती है। दिन में घर में पूरी फैमिली नहीं रहती है, तो वो रात में उनका बम्बार्डमेंट होता है, तो पूरी फैमिली जो है वो बर्बाद हो गई। और इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया इसराइल अपनी कैबिनेट में कि हम उस वक्त तक इन पे हमला करते रहेंगे जब तक कि हम हमास को वहाँ पर टोटली ख़त्म ना कर दे। तो अब दोनों तरफ से ये रॉकेट फेंक रहे हैं। रॉकेट कोई इतना इफ़ेक्टिव वेपन तो है नहीं कि उनको ज़्यादा नुकसान दे। वो 10-12 की कहानी सुना रहे हैं, हालांकि ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये मीडिया भी उनके हाथ में है। वो जो कहेंगे वो दुनिया समझेगी। उनके भी कई 100 मरे होंगे रॉकेट्स के इफ़ेक्ट से, लेकिन वो बता रहे हैं कि हमारे तो सिर्फ 10 लोग मरे हैं और इधर हमने सैकड़ों को मारा है। तो ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। कुछ मुल्क जैसे इजिप्ट और जॉर्डन जो नेबर्स हैं वो सिर्फ बीच में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैबिनेट ने इसराइल के डिसाइड किया हम रुकने वाले नहीं उस वक्त जब तक हम पूरे हमास को तबाह न कर दें। अब ऐसे में तो जंग बंदी के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के वॉलेशंस हो रहे हैं, बच्चे जो है वो यतीम हो रहे हैं और जो इंसानियत है वो पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। तो ये जंग का नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, किसी भी जंग का पूरे तौर से ख़त्म होने का नतीजा नहीं रहता। जी। लड़ रहे हैं, बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो कहाँ उनको ह्यूमन राइट का ख्याल है? अगर ह्यूमन राइट की उनको परवाह होती तो मस्जिद अक्सा के ऊपर जो जा रहे थे ईद के दिन नमाज के लिए और उसके बाद में भी जो पीसफुल अरब्स थे उनके ऊपर गोलियां नहीं बरसाते, उनके ऊपर जो है जुल्म नहीं करते। अगर इनको ह्यूमन राइट का था, अरे वो अरब्स थे तो वो अब तो इसराइल टेरिटरी में आ गए, वो तुम्हारे कब्ज़े की वजह से। तो कम से कम तुम अपने लोगों को तो संभालो, चाहे वो जूज़ हैं कि अरब्स हैं। तो ह्यूमन राइट का इनको कोई रिगार्ड्स नहीं है। ये तो ललकार के कह रहे हैं, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं कि हम जब तक पूरे हमास को तबाह न कर दें हम बम्बार्डमेंट अपना बंद नहीं करेंगे। तो ये तो ना इनको ह्यूमन राइट्स की परवाह है, न इनको कोई भी मुल्क की परवाह नहीं। यूएनओ क्यों खामोश है? अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ क्यों खामोश है? इसके बावजूद अगर कोई दूसरा अगर जंग बंदी के कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो यूएनओ उसमें बीच में आकर कहने लगता है, अमेरिका कहता है, मुदाखलत करती है। तो अमेरिका की वजह से यूएनओ क्यों खामोश है? आज यूनाइटेड नेशंस जो है वो अमेरिकन ज़मीन पर है। जी। यूनाइटेड नेशंस को मैक्सिमम, टोटल तो नहीं, फाइनेंस जो होगा वो फाइनेंस है अमेरिका का। जी। और जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जी, वो आवाज़ नहीं उठा सकते इसलिए कि वो खुद ही कमज़ोर हैं। बिल्कुल। जो पावरफुल मुल्क हैं जैसे कि रशिया है, जी, चाइना है, ये डिप्लोमेसी बरत रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कोई मुल्क किसी के लिए लड़ता नहीं है, आम से इंटरवेन नहीं करता। बिल्कुल। वो सिर्फ डिप्लोमेटिक जो है अल्फाज की लड़ाई और अल्फाज की जंग है। अरब ममालिक ने भी इसराइल को तस्लीम किया है। तो वो उनकी अपनी वजह है। जी। अब ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। जी। अगर पूरी तारीख में आप जाएंगे तो तारीख का नहीं, थोड़ा से मुख्तसर में बता दीजिए। मुख्तसर में ये है कि आज ऑयल रिच कंट्री जो है अरबों के अंदर सबसे ज़्यादा है सऊदी। सऊदी नंबर 1 है। फिर आता है ईरान। ईरान एक तन्हा मुल्क है
जो खुल के उसको ललकार रहा है, बिल्कुल खुल के आर्म्स दे रहा है जी और खुल के रॉकेट्स वगैरह सप्लाई कर रहा है, जी लेकिन उसकी अपनी भी लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल वो डायरेक्ट लड़ाई में उलझ नहीं सकता, नहीं तो उसके पास भी आर्म्स टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, मौजूद है। जिसके ऊपर यूरोपियन कंट्रीज, तो 29 कंट्रीज़ हैं जो बने, वो यूरोपियन कंट्रीज़ जो बन गए हैं एक साथ, और अमेरिका और ब्रिटेन, ये सारे के सारे लोग जो है उसको ईरान के अगेंस्ट तो सैंक्शंस उन्होंने किया था बिल्कुल बिल्कुल कि इनका ऑयल ना ख़रीदो, जी इनका ऑयल ना ख़रीदो, इनको अपना माल ना बेचो। जी इन हालात में भी वो तन्हा मुल्क ऐसा है जो लड़ाई मुसलमानों की आवाज़ उठा रहा है। लेकिन सऊदी और सऊदी के साथ में जैसे यूएई है, जी कतर है, कतर है ये सब कुछ जो मुल्क हैं ये हैं रिच जी दौलत के हिसाब से, लेकिन इनके पास ना आर्म्स है, ना आर्मी है और ना कुछ टेक्नोलॉजी है कि ये उनका कुछ बिगाड़ सके। सऊदी खुद अमेरिका के कंट्रोल में है, जो अमेरिका कहेगा सऊदी वही करेगा। उल्टा सीरिया जो लड़ रहा था इसराइल से, जी तन्हा मुल्क, जी उसके अगेंस्ट अरब लीग बनाया, सऊदी ने जो लीड किया कि उसकी हुकूमत को गिराया जाए। जैसा कि इसराइल ने हमेशा से देखा गया है कि जब इसराइल पर बात आती है तो वो तमाम मुल्क तबाह कर दिए जाते हैं। जैसे सीरिया की बात की, शाम है, इराक है, और वो जितने जो मुल्क है जिन्होंने इसराइल को आग दिखाई वो तो सब तबाह कर दिए गए। अमेरिका ने इसराइल को, सीरिया को तबाह कर दिया पूरी तरह से। वहाँ जंग व जदल में कई बच्चे। बिल्कुल सही नहीं बात। जी अमेरिका को सीरिया से विड्रॉ करना पड़ा। जी सीरिया को टोटल सपोर्ट था जी टर्की का। जी टर्की एक दूसरा मुल्क ऐसा है जी जिसने बहादुरी बताई जी और वक्त पे ललकारा हमेशा उसको। टर्की जो उसका नेबर भी है सीरिया का, जी उसने सपोर्ट किया उसको। तो कुछ मुल्कों ने सपोर्ट किया और अमेरिका को इस सीरिया से विड्रॉ करना पड़ा। और ये जो अमेरिका की जो डिप्लोमेसी थी, बहका के, चढ़ा के, फाइनेंशियल सपोर्ट करके, अरब लीग उसी ने बनाई जी सीरिया के ख़िलाफ़। जी अब तुम एक मुस्लिम कंट्री हो, तुम यूनाइट हो के बजाय इसके कि उसकी मदद करो इसराइल के ख़िलाफ़। और सीरिया और इसराइल का क्यों क्लैश है? क्योंकि सीरिया ने आज तक इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं किया। सीरिया का ये कहना है कि आप हमारी गोलन हाइट्स वापस करो, जी। तब हम आपसे बात करेंगे। नहीं तो और वो गोलन हाइट्स वापस देने के लिए अब तैयार है। ऐसे में हमारे हिंदुस्तान का क्या रोल होना चाहिए? हिंदुस्तान का रोल वैसे ही है जो दूसरे मुल्कों का है, जी कि जो ये कहते हैं कि भाई ठीक है जी कि ये लड़ाई ठीक नहीं। हालांकि सारे मुल्क कहते हैं, जी सारे मुल्क ही कहते हैं कि ये लड़ाई शुरू हुई इसराइल की वजह से। जी न इसराइल में उन्होंने ज़बरदस्ती का अरबों को निकालना शुरू किया होता, जी न उन्होंने मस्जिद अक्सा के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा तनकीद और दबाव नहीं डाला होता, जी तो ये लड़ाई शुरू ही नहीं होती थी। तो ब्लेम तो यूनाइटेड ने सारे कंट्रीज़ करते हैं जी कि शुरू तो इसराइल ने किया, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप टाइप के कंट्रीज़ जो हैं वो कहते हैं कि चूँकि रॉकेट्स जो हमास ने फेंके वो हमास ने फेंका, इसलिए हमास फॉल्ट के अंदर है और इसराइल को पूरा राइट है अपने मुल्क को डिफेंड करने का, इसलिए वो बम्बार्डमेंट कर रहा है। ये थे अख्तर हसन रिजवी साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से पूरा आलमी मंजरनामा है और जंग की वजूहात क्या है और किस तरह से जो है इसराइल फ़िलिस्तीनियों की जगह पर काबिज़ है और मुसलमानों का ही नहीं बल्कि निहत्ते बच्चों और अवाम का कत्ल गारतगिरी की जा रही है और ये अक़वाम मुत्तहिदा की भी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। फरहान सिद्दीकी के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहाँ का इंसाफ।